यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। इसका अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता होगी, उसके बाद वर्ब लिखने की आवश्यकता होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम कौन प्लस जो वर्ब लिखा हुआ है यहाँ पर या एडजेक्टिव लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं। सबसे पहले बोलेंगे कौन, उसके साथ हम वर्ब को बोलेंगे या तो फिर एडजेक्टिव को बोलेंगे या तो नाउन को बोलेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर कौन प्लस वर्ब या एडजेक्टिव या नाउन बोलेंगे। हम कहेंगे कौन पुराना नगर है, चूँकि एडजेक्टिव के साथ ये नाउन है तो हम इसको लेके बोलेंगे कौन पुराना नगर है। तो कौन पुराना नगर है तो आप कहोगे कि यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा। तो कुछ लोग तो इसको पूरा बोलेंगे यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा, और कुछ लोग आगरा ही बोलेंगे। तो जो केवल आगरा बोलेंगे उनका ट्रांसलेशन सही है, कि जो लोग यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा बोलेंगे उनका सही है। तो आज हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि वो वास्तव में दोनों लोग सही हैं। कैसे सही हैं, सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है या तो उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया होता है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट कौन है, जो काम को कर रहा है यानी कि राम। अच्छा, राम एक अच्छा लड़का है तो हम कहेंगे कि किसके बारे में बताया जा रहा है, तो आप कहोगे राम के बारे में। यानी कि सब्जेक्ट जो होगा वह या तो काम को करेगा या तो फिर उसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ जो पुराना नगर है वह आगरा को बताया जा रहा है, यानी कि कोई जो वर्ब है ना ये एक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो दूसरा भी हो सकता है जैसे एडजेक्टिव या नाउन। तो अगर किसी ने कहा कि आगरा सब्जेक्ट है तो आगरा को हम सब्जेक्ट बना के ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हो जाएगा आगरा अब है। यानी कि आप उल्टा आओगे, यानी कि सबसे पहले ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट लिखने के बाद आप उल्टा चले आओगे। उल्टा पुल्टा का नियम यही है, या तो फिर वर्ब लिखोगे और वर्ब है यहाँ पर है, तो है का मतलब इज। अब क्या है, एक पुराना नगर है, इज एक पुराना, एन। अब पुराना का ओल्ड लिख सकते हो, एन ओल्ड, या ओल्ड का एंशियंट भी लिख सकते हो। एंशियंट माने होता है पुराना या प्राचीन, एन ओल्ड या एंशियंट। अब नगर का सिटी, ठीक है। अब ये हो गया। अब जो यमुना नदी के किनारे स्थित है ना, तो इसमें देखो प्रीपोजिशन है के किनारे, तो जब प्रीपोजिशन रहता है तो फिर हम उल्टा ही आएंगे, यानी कि स्थित का मतलब सिचुएटेड, सिचुएटेड, और के किनारे का अंग्रेजी होगा ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ कौन सी नदी है, यमुना नदी, तो हो जाएगा यमुना, और यहाँ हम लिख देंगे रिवर। तो ये तो उसका सेंटेंस है जिसने आगरा को सब्जेक्ट माना है। अगर मान लो कोई ये कह रहा है कि नहीं यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा मेरा सब्जेक्ट है, तो उसका कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कौन पुराना नगर है, तो आप कह रहे यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक ले रहे हो। तो अब इसमें सबसे पहले हम अंग्रेजी किसकी लिखें, तो इसमें जो देखो जो नाउन है ना वो आगरा है, और जो यमुना नदी के किनारे स्थित की बात कर रहा है, यानी कि इसी नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है। और जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब क्या होता है, देखो जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, अच्छा, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर अच्छा की जगह जैसे हमने कहा कि राम सुंदर लड़का है, तो राम कैसा, सुंदर, एडजेक्टिव हो गया। और हमने कह दिया कि नहाता हुआ राम या घर पर बैठा हुआ राम एक अच्छा लड़का है, तो फिर दो तरह से उसको क्वालिफाई किया जा रहा है, एक तो अच्छा और एक तो बैठा हुआ। तो जो बैठना है ना उसके पोजीशन को बता रहा है, यानी कि उसके एडजेक्टिव उसकी विशेषता को बता रहा है। तो जो विशेषता को बताएगा और एक शब्द से अधिक शब्द रहेंगे
तो उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। और जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वह नाउन के बाद लगता है, यानी कि हम लिखेंगे आगरा और फिर लिख देंगे कौन सा, यमुना नदी के किनारे स्थित, यानी कि सिचुएटेड ऑन द यमुना रिवर। अब हम लिखेंगे है, यानी कि इज क्या है, एन ओल्ड या एंशिएंट सिटी। देखो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि जो यह लिखा है वो सही है कि ये जो आप लिखे हो वो सही है, यानी कि दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। आगरा सिचुएटेड ऑन द यमुना रिवर इज एन ओल्ड सिटी। प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। अब इसमें भी सब्जेक्ट हमको ढूंढना है, तो सब्जेक्ट हम कहेंगे कि कौन मिलता है, तो आप कहोगे इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य में तो होगा नहीं, इसका उल्लेख मिलता है, तो आपको सब्जेक्ट मिला इसका उल्लेख। तो इसका उल्लेख का अंग्रेजी हो जाएगा इट्स। अब उल्लेख का अंग्रेजी मेंशन होता है, मेंशन की जगह आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन की जगह आप चाहो तो नरेशन भी लिख सकते हो, है ना। तो इट्स मेंशन, इसका उल्लेख मिलता है, ता है, ती है, ते है, यानी कि सब्जेक्ट तो हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है। अब वर्ब जो है मिलना का अंग्रेजी होता है फाइंड। अब फाइंड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ और जानो आप, जब ये टेंस होता है ना, यहाँ पर मेन वर्ब होता है, यानी कि एक्शन वर्ड होता है, तो ये टेंस होता है। और जब टेंस होता है तो टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए जाते हैं। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ता है, ती है, ते हैं, तो हम केवल वर्ब ही लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देते हैं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हमको यहाँ पर यस या यस लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया। यानी कि इट मेंशन फाइंड्स, यानी कि इट, ये देखो इट्स रहेगा, इट्स मेंशन या इट्स डिस्क्रिप्शन, फाइंड्स मिलता है, कहाँ मिलता है, प्राचीन साहित्य में। तो में का अंग्रेजी हो जाएगा इन, क्योंकि उल्टा तो हम आएंगे ही। और प्राचीन साहित्य में यानी कि इन एंशिएंट लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर। यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का एक नगर है। आप कहोगे कि कौन एक नगर है, तो हम कहेंगे कि यह एक सुंदर नगर है, यह एक नगर है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमको मिल रहा है यह, तो यह का अंग्रेजी हो जाएगा इट। अब इट के बाद आपको वर्ब लिखना है, और वर्ब जो होता है हूँ, हो, था, थी, थे, गागी, गे के साथ होता है, या तो यही होता है। अब है का अंग्रेजी हम यहाँ इज लिखेंगे। क्यों इज लिखेंगे? क्योंकि ये टाइम है, टेंस नहीं है। टेंस का मतलब है कि यहाँ पर एक्शन वर्ड होना चाहिए, और नगर क्या है, नाउन है, एक्शन वर्ड है ही नहीं। तो इज, अब एक नगर है, यानी कि ए सिटी। उल्टा आओगे ट्रांसलेशन आपका बिल्कुल सही बनेगा। का अंग्रेजी ऑफ, और सुंदर ऐतिहासिक भवनों, ये तीनों एक साथ लिखेंगे क्योंकि बीच में प्रीपोजिशंस नहीं है। तो ऑफ सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, और ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, भवनों यानी कि बिल्डिंग्स। क्लियर। यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। आप कहोगे कि कौन इमारतें हैं, तो ये तो सब्जेक्ट मिला ही नहीं। अब इसमें दिक्कत होगी, कौन इमारतें हैं, आप कहोगे मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। हम कहेंगे कौन अनेक इमारतें हैं, तो आप कहोगे मुगल कालीन। तो मुगल कालीन अनेक इमारतें, तो फिर पूरा सब एक ही में तो आ जाएगा, क्योंकि मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम कहेंगे कि
यहाँ देखो प्रीपोजिशन नहीं है ना, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। आप कहोगे कि ये तो भर्म में है, आप भरमा रहे हो, तो ऐसा नहीं है, मैं भरमा नहीं रहा हूँ। इसमें क्या है, आप कहोगे इमारतें, तो अनेक इमारतें हैं। कौन अनेक इमारतें? तो मुगल कालीन अनेक इमारतें, यानी कि मुगल कालीन अनेक इमारतें, ये जो है चारों जो वर्ड्स हैं ना, एक दूसरे में से एक दूसरे के पूरक हैं। इसको निकालोगे तो ये अर्थहीन हो जाएगा, ये निकालोगे तो ये अर्थहीन हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको बोलना पड़ेगा कि कौन मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। तो आप कहोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट ना मिले, ध्यान देना, जब सब्जेक्ट ना मिले और नाउन सहायक क्रिया से बिल्कुल सटी हुई हो, यानी कि हैं, हूँ, हो, था, थी, थे, ये नाउन है ना इमारतें। क्यों नाउन है? क्योंकि आप देख सकते हो। तो जो इमारत है ये नाउन है और हैं से सटा हुआ है, तो ऐसे में देयर का प्रयोग करेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। और अगर यहाँ पर समय, वर्ष, दिन, महीना, ऋतु, मौसम या प्राकृतिक घटना है तो हम ईट का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है, थोड़ा सा है, हल्का फुल्का सा। जैसे एक राजा था तो आप कहते देयर वाज ए किंग, एक शेर था देयर वाज ए लायन, एक इंसान है तो देयर इज ए मैन, एक आदमी है तो देयर इज ए मैन। तो ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि जो नाउन होता है वो सहायक क्रिया से बिल्कुल सटा हुआ होता है और सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर, अब हैं का अंग्रेजी आर होगा। अब कहोगे आर कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये हैं लिखा है प्लूरल, ऐसे भी, और इसके बाद जो आने वाला सब्जेक्ट है ना इमारतें, यानी कि बिल्डिंग्स, ये इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होने जा रहा है। यानी कि देयर के साथ जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो मुगल कालीन अनेक इमारतें, तो मुगल एज, मुगल कालीन हो गया, एज को आप एरा भी बोल सकते हो, मुगल एरा या मुगल एज। अनेक इमारतें यानी कि मेनी कह सकते हो, मेनी कह सकते हो, ए नंबर ऑफ कह सकते हो, ए नंबर ऑफ, या ए लार्ज नंबर ऑफ, या ए लॉट ऑफ, यानी कि बहुत से आपको मिल जाएंगे जो एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे। ये अनेक हो गया मेनी, ए नंबर ऑफ हो गया अनेक, और इमारतें का मतलब बिल्डिंग्स हो गया, बिल्डिंग्स। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन क्लियर। तो इस तरह के अगर ट्रांसलेशन आपको लगते हैं कि आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसका ट्रांसलेशन किया जाए। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।